हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज एक बार फिर हम JSR बायोलॉजी की तरफ से हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए पादपों में श्वसन चैप्टर में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसका क्रम ETS या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बाद आता है। तो आइए पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है ATP संश्लेषण का रसोपरासरणी सिद्धांत। यह सिद्धांत सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक पीटर मिचेल द्वारा 1961 में दिया गया। इसके द्वारा ये समझा जाता है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि ATP की छोटी इकाई है, उसमें जब फॉस्फेट का संयोग होता है तब जाके एक ATP बनता है। अब मैंने इसको शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ध्यान दीजिएगा कि भाई ATP निर्माण के लिए जो एंजाइम काम आता है उसे ATP सिंथेटेज कहते हैं, और ATP सिंथेटेज को सक्रिय करने के लिए प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन की गति आवश्यक होती है। और ये हाइड्रोजन गति के लिए एक प्रोटॉन आधारित प्रोटॉन मोटिव बल जरूरी होता है, जो प्रोटॉन को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर धकेलता है। तो जब ये उच्च सांद्रता से प्रोटॉन निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो जब ये झिल्ली के आर पार गति करते हैं, जहाँ पे इनका संग्रह होता है, वहाँ से ये न्यून वाले क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो इनकी गति के कारण ATP सिंथेट एंजाइम एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, और वह ATP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट अणु और जुड़कर उसे ट्राइफॉस्फेट इकाई ATP में जोड़ देता है। ATP को हम ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी कह सकते हैं, और एक ATP की वैल्यू होती है बेटा 7.6 किलो कैलोरी। ठीक है, याद रखिए। इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए पीटर मिचेल को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1978 का। और सुनिए कि प्रोटॉन की गति किस तरफ होगी, वो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ होती है। तो याद रखिए, प्रोटॉन की गति के लिए प्रोटॉन का अधिक होना आवश्यक है। प्रोटॉन अधिक कैसे हो जाते हैं कि झिल्ली के आर पार जब pH या हाइड्रोजन की सांद्रता में अंतर आता है, या फिर झिल्ली के आर पार H आयन के कारण उसका जो विभव है वो बदल जाता है, तब जाके लिखेंगे विभव में अंतर आने के कारण ये हाइड्रोजन आयन ऑटोमेटिकली अधिक से कम की तरफ गति करते हैं, और लगभग जब दो हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं तो ये ATP सिंथेटेज एंजाइम सक्रिय होता है और एक ATP का निर्माण ADP से कर देता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला टॉपिक है किण्वन क्रिया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, जिसमें अति अल्प ऊर्जा का निष्कासन होता है। इसकी क्षमता लगभग 28 से 56 किलो कैलोरी के मध्य होती है। अगर हम जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करें, जो कि ईस्ट से प्राप्त होता है, तो इसी किण्वन क्रिया को हम जीवित कोशिका के बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको बताने वाले वैज्ञानिक थे बुकनर। बुकनर ने सबसे पहले 1870 में बताया कि ईस्ट को यदि हम कोशिका के बाहर ले जा कर के यूज़ करें तो उससे भी अल्कोहल जैसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि किण्वन क्रिया में मुख्यतः उत्पाद के रूप में या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनॉल प्राप्त होते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखा जाए तो एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल मुख्य उत्पाद हैं, जिन्हें हम विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की क्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो अवायवीय श्वसन पर आधारित हैं। आगे देखिए, एक होता है एल्कोहलिक किण्वन। यानी वह क्रिया किण्वन की वह उत्पाद क्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में एल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है। इसमें हम देखते हैं कि पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजनेज का जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब उसमें से CO2 का निष्कास होता है, तो वह 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल 1-2 कार्बन वाले एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है, और एक CO2 निकल जाती है, तो एक कार्बन की हानि होती है, तब जाके ये C2H5OH एथेनॉल प्राप्त होता है। इसलिए इसे एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के निष्कासन के साथ साथ उत्पाद के रूप में एथेनॉल C2H5OH प्राप्त होता है। इसके बारे में प्रथम लिखित उदाहरण जो है वो लुईस पास्चर का माना जाता है। ठीक है, इसलिए से लुईस पास्चर को किण्वन क्रिया का वास्तविक खोजकर्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला टॉपिक है श्वसन और किण्वन में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, श्वसन और किण्वन क्रिया वही अंतर कॉमन है जो कि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में पाए जाते हैं, तो उन अंतर को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। श्वसन जो क्रिया है मुख्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किण्वन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती। श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किण्वन में अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और श्वसन में पूर्ण
ऑक्सीकरण होता है, इससे उत्पाद के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जबकि किण्वन में एल्कोहल या एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं। श्वसन क्रिया जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने पर कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, जबकि किण्वन क्रिया मुख्यतः कोशिका द्रव्य में ही घटित होकर पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार हम इनमें 4 से 5 अंतर याद रख सकते हैं। आइए स्टूडेंट एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है शर्करा विघटन के विभिन्न पथ। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सामान्यतः शर्करा का जो विघटन होता है उसमें मुख्यतः 2 पद हम पढ़ चुके हैं। एक तो है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है बेटा क्रेब्स चक्र। अगर किसी भी शर्करा का विघटन इन 2 चक्रों के अलावा अन्य होता है तो उसे हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो उसमें से पहला है जैसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। हेक्सोज का मतलब है कि ऐसी कार्बन शर्करा जिसमें 6 कार्बन हो, ऐसा C6H12O6 ग्लूकोज हो, उसे हम हेक्सोज कहते हैं। हेक्सोज के रूप में ग्लूकोज का फ्रक्टोज दोनों का उपयोग किया जा सकता है। इसका नाम है मोनोफॉस्फेट पथ, क्योंकि इसमें सबसे पहले हेक्सोज शर्करा में एक फॉस्फेट इकाई को जोड़ना पड़ता है जो कि ATP से प्राप्त होती है, तो इसलिए इसको मोनोफॉस्फेट पथ कहा गया है। ठीक है, यानी एक प्रकार का शॉर्टकट है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की तुलना में काफ़ी छोटा होता है और इससे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे हम पेंटोस फास्फेट पथ कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनता है अंतिम उत्पाद वो पेंटोस फास्फेट के रूप में बनता है जो 5 कार्बन है, इसलिए इसको पेंटोस फास्फेट पथ भी कहते हैं। आइए देखिए कैसे होता है। सबसे पहले ग्लूकोज जो C6H12O6 के नाम से जाना जाता है, इसमें इसे जब हेक्सोकाइनेज के रूप में हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यह ATP से एक फॉस्फेट प्राप्त करता है। ATP एक फॉस्फेट त्याग देता है, ये फॉस्फेट जो है वो इससे जुड़ जाता है और तब जाके बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट का अर्थ होता है कि इसमें ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट जो है वो सटे कार्बन पर जुड़ जाता है। फिर इसके बाद इसको अगर देखते हैं तो इसमें ग्लूकोज जो है फिर ये डिहाइड्रोजनेज करता है, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है और हाइड्रोजन को जल के रूप में निकाला जाता है और जो हाइड्रोजन निकलती है उससे के निष्कासन से NADP जो नाम का ऑक्सीकारक पदार्थ है वो हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है और बन जाता है फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, यहाँ तक कार्बन संख्या 6 ही रहती है। अगले पद हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर से फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल को जिस क्रिया में शामिल किया जाता है वो है विकारोक्सीकरण। जहाँ विकारोक्सीकरण शब्द आता है उसका मतलब है इसमें से CO2 का निष्कासन होता है। तो ये 6 कार्बन वाला जो तत्व है वो 5 वाले रेबलोज बाइफॉस्फेट नाम के तत्व में बदल जाता है, जो कि मध्यवर्ती उत्पाद है। अर्थात मध्यवर्ती उत्पाद वो कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पादों के निर्माण में या परिवर्तन में शामिल होता है, उसे मध्यवर्ती कहा जाता है। तो फॉस्फोग्लूकोनिक जो 6 कार्बन का है वह ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक CO2 अणु निकाल करके विकारोक्सीकरण क्रिया प्रदर्शित करता है और डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में, तो डिहाइड्रोजन जो हाइड्रोजन के निकास में सहायक होता है उसे डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। तो डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में पुनः NADP से NADPH2 निर्माण में सहायक करता है और अंत में राइबोलोज फॉस्फेट और अनेक प्रकार के मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं। यहाँ ध्यान रखें, हम स्टार्टिंग में अगर एक ग्लूकोज के लिए एक ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है तो 1 ATP खर्च होता है। इस प्रकार का 6 ग्लूकोज लेंगे तो 6 ATP खर्च होंगे और इसी प्रकार 6 ग्लूकोज फॉस्फेट से अगर हम निकालेंगे निष्कास में तो 6 ही जल के अणु निकास होगा और 6 ATP बनेंगे। 1 से 1 बनता है तो 6 से 6 बनेंगे, फिर से 6 बनते हैं, तो इस प्रकार कुल 6 और 6 कुल 12 NADH2 आपको NADPH2 प्राप्त हो जाते हैं। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एक NADPH2 जो कि एक निकोटीनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट नाम का एक अपचयन कार्य शक्ति है, इसकी वैल्यू होती है 3 ATP। तो आप इस पर समझ जाइए कि आपके पास 12 NADPH2 है तो 1 से 3 तो कुल 36 ATP आपके प्राप्त होते हैं, जिसमें से 1 ATP यहाँ खर्च हो जाता है पहले स्टेप में। इस प्रकार हमें कुल 35 ATP का शुद्ध लाभ होता है, यानी कि हमें 3 पद में ही, एक जो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का है, दूसरा पद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल का है दूसरा पद, और तीसरा पद जो है फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल से राइबोलोज फॉस्फेट का है, राइबोलोज फॉस्फेट का है। इस 3 पदों में आपको 35 ATP प्राप्त हो जाते हैं, जो कि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 पद आते हैं और क्रेब्स चक्र में 10 पद आते हैं। तो 10 पद के बाद आपको कुल लगभग 38 ATP या 36 ATP अणु प्राप्त होते हैं। तो उसकी तुलना में ये छोटा और शॉर्टकट मेथड है, इसलिए इसे हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा और कोई भी क्वेरीज हो आप हमसे बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे, गुड नाइट।